आज की कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की है जिसकी जब मौत हुई तब ये भी अखबारों में और टीवी पर सुर्खियां बनी। हम जैसे लोगों ने इसे कवर किया, दिखाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सब भूल गए। ये भी भूल गए कि उस केस का हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, क्या थी सच्चाई उस एक्ट्रेस की मौत की। अफसोस 12 साल हो गए। 12 साल पहले की ये कहानी है। 22 अक्टूबर 2012 की बात है। ओडिशा में जन्मी एक एक्ट्रेस जिसे शुरू से ही, बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने का शौक था, सपना था, वो ओडिशा छोड़ती है और चेन्नई पहुंच जाती है। पहले अपना करियर बनाने के लिए, फिर वहाँ फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि साउथ की फिल्मों का उसे क्रेज़ था। तो चेन्नई पहुँचती है। वहाँ जाकर वो जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें हिस्सा लेती है और मिस चेन्नई सेकंड रनर अप भी बनती है। ये कहानी है एक एक्ट्रेस विदुषी दास बर्दे की। विदुषी जब चेन्नई पहुंची, उसने ब्यूटी कंपटीशन जीता, तब उम्र 17 साल थी। जब ब्यूटी कंपटीशन जीता तो फिर फिल्म मेकर की भी नज़रों में आई और आखिरकार धीरे धीरे उसे कई छोटे मोटे रोल मिले। लेकिन उसकी किस्मत चमकी तब जब 2006 में सुपरस्टार कमल हसन और उनके साथ जो उनकी हीरोइन थी एक कमल हसन के साथ, उनके बराबर में एक रोल मिला विदुषी को। तो कमल हसन की इस फिल्म का नाम था बेट्टैयाडू विल्लैयाडू और इसमें कमल हसन के साथ ज्योतिका थी लीड रोल में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल जो था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, वो विदुषी ने प्ले किया। जब ये फिल्म आई, एक तो कमल हसन स्टार और फिल्म वैसे ही चर्चा और सुर्खियों में, फिल्म पर्दे पर, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली। विदुषा के बहुत सारे काम मिलने लगे विदुषी को। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और वो एक तरह से टाइप होकर रह गई। तो बहुत ज़्यादा फिल्मी करियर छलांग नहीं मार रहा था। इसी दौरान में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी, अभी छोड़ी नहीं थी, किस्मत आजमा रही थी, तभी उनकी मुलाकात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर केदार से होती है। केदार दो के साथ जब दोस्ती होती है, मुलाकात होती है, धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है और लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद विदुषी और केदार एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, इलाका, ज़ात, फिर और भी कुछ। तो उस वजह से घर वाले राज़ी नहीं होते। लेकिन प्यार करने वाले कहाँ मानते हैं। तो केदार और विदुषी ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने का फैसला किया और शादी कर ली। अब उसके बाद शादी वादी करने के बाद केदार अपनी जॉब कर रहा था और विदुषी फिल्मों में, उसे लगा कि इधर करियर ठीक चल नहीं रहा, तो उसने कहा कि आप साउथ छोड़ते हैं चेन्नई और मुंबई चलकर किस्मत आजमाते हैं। वो मुंबई पहुंचती है। मुंबई अंधेरी वेस्ट में ये लोग एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और केदार की भी जॉब मुंबई में लग जाती है। अब दोनों मियाँ बीवी मुंबई में हैं और विदुषी अपनी एक नई जिंदगी, एक नया करियर मुंबई में तलाश कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी 22 अक्टूबर 2012 की तारीख आती है। सुबह का वक्त था। हमेशा की तरह उस रोज़ केदार करीब 7:50 पर, ये सारी जो टाइमिंग है वो उस वक्त के सीसीटीवी कैमरे और उन सब की वजह से क्लियर है, जो एफआईआर और चार्जशीट में है। तो 7:50 AM सुबह के 7:50 पर केदार ऑफिस के लिए घर से निकलता है। अपनी पत्नी विदुषी को बाय करता है। विदुषी केदार के जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। अब वो ऑफिस पहुंच जाता है। केदार का एक रूटीन था कि जब वो ऑफिस पहुंच जाता उसके बाद एक कॉल करता अपनी पत्नी को कि वो ऑफिस पहुंच चुका है, सब ठीक है। तो ऑफिस पहुंचने के बाद 9:30 पर वो कॉल करता है, लेकिन विदुषी फ़ोन नहीं उठाती। ऐसा होता नहीं है जनरली, पर कई बार ऐसा होता है कि वो वॉशरूम में या बाथरूम में है, तो दोबारा कर लेता है। यही सोचकर उसने फ़ोन नहीं किया। जब कुछ वक्त बीता फिर उसने दोबारा कॉल किया। इस बार भी विदुषी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसे लगा कि ऐसा होता नहीं है, कॉल बैक तो आता ही है। फिर लंच टाइम हुआ, उसने फिर से कॉल किया, लेकिन विदुषी ने कॉल नहीं उठाया। अब उसे फिक्र हुई। इधर काम ऐसा था कि वो घर जाकर देख भी नहीं सकता था। तब क्या करे। जब ये शादी हुई थी दोनों की, उसके बाद से ही विदुषी के पेरेंट्स केदार से बात नहीं करते थे कभी। माँ बाप विदुषी के, वो आर्मी में थे और इस शादी के खिलाफ थे, तो उन्होंने कभी दामाद को अपनाया नहीं।
और कभी दोनों में बातचीत हुई नहीं। लेकिन उस रोज़ कुछ ऐसा लगा कि अचानक केदार ने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया, अपने ससुर को, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं केदार बोल रहा हूँ और विदुषी आज सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही और मुझे फ़िक्र हो रही है। हो सकता है मुझसे गुस्सा हो क्योंकि कल कुछ झगड़ा भी हुआ था, लेकिन सुबह नॉर्मल सब कुछ हो गया था। तो एक बार आप उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछ ली। अब पिता तो पिता है। फ़ोन रखते उसने विदुषी को फ़ोन किया, विदुषी ने तब भी फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर में रहकर फ़ोन किए, तब भी नहीं उठाए, कई मैसेज डाले। फिर ये भी था कि सो रही होगी या कहीं चली गई होगी। इधर केदार अब भी ऑफिस में, हालांकि ये बात बड़ी अटपटी है कि बीवी फ़ोन नहीं उठा रही है, ससुर जिनसे कभी बात नहीं की उनको भी फ़ोन कर रहा है, लेकिन सारी फिक्र होने के बावजूद वो दफ्तर से घर ये देखने नहीं जा रहा कि उसकी बीवी किस हाल में है। खैर, इस चक्कर में पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम हो जाती है, करीब 8 बजे हमेशा की तरह अपनी शिफ्ट पूरी कर केदार अंधेरी वेस्ट के अपने उसी फ्लैट में वापस लौटता है। जब आता है तो डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता, काफ़ी आवाज़ देता है फिर भी नहीं खुलता। फिर वो दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की कुछ सरगोशियाँ सुनने की कोशिश करता है तो उसे आवाज़ आती है कि शायद टीवी ऑन है और टीवी चल रहा है, क्योंकि टीवी पर जो भी म्यूज़िक बज रहा था उसकी साफ कानों तक आवाज़ आ रही थी। करीब 5 मिनट तक वो डोरबेल बजाता रहता है, आवाज़ देता रहता है, फिर फ़ोन करता है, कुछ अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। टीवी ऑन है तो उसे शक होता है। इसके बाद वो फिर मास्टर की जाकर कार से लेकर आता है और मास्टर की से अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। 2 चाबी थी, एक विदुषी के पास, एक उसके पास। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर जाता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। सामने ड्राइंग रूम में विदुषी खून से लथपथ पड़ी थी, चारों तरफ शीशे के टुकड़े पड़े थे। वो शीशे के बहुत सारे टुकड़े उसके जिस्म में धंसे थे, उसके गर्दन पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के बाकी अंगों पर। वो देखकर घबरा जाता है, बदहवास बाहर आता है। सोसाइटी के जो गार्ड और मैनेजर हैं उनको वो बुलाता है चीख कर। सभी लोग ऊपर आते हैं, देखते हैं। फ़ौरन इसके बाद उन लोगों की मदद से उसको वहीं पास में अंबानी हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये एक पुलिस केस बन चुका था। अब पुलिस की टीम आती है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है, फॉरेंसिक टीम आती है, वो क्राइम टीम को इन्वेस्टिगेट करती है, हर तरफ से पूरी तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही होती है। 2 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान में पुलिस केदार के पूरे स्टेटमेंट ले चुकी, केदार के इन लॉज के स्टेटमेंट ले चुकी, क्योंकि उसने फ़ोन किया। जो विदुषी थे उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि जिस दिन ये हादसा हुआ 22 अक्टूबर 2012 को, उस दिन विदुषी के मोबाइल पर कुल 80 कॉल आए थे, 80, और इसके अलावा कई मैसेजेस थे। इनमें से एक मैसेज एक किसी मॉडलिंग एजेंसी का था जिसको 25,000 रुपये 25,000 वापस लेने थे, और उसने वो मांग की थी कि मेरे 25,000 लौटा दो, क्योंकि शायद कोई डील हुई नहीं थी और एडवांस ले चुकी थी। बाकी इनमें से ज़्यादातर फ़ोन विदुषी के पेरेंट्स के थे, कुछ दोस्तों के थे, कुछ और ऑफ़र के थे जो मॉडलिंग के लिए आए थे। उनमें से जितने फ़ोन नंबर थे पुलिस ने हर एक नंबर को टटोला जो अननोन थे, फैमिली के बाहर के, पर कोई सुराग मिला नहीं। और फिर केदार के ऑफिस में जाकर पता किया गया तो पता चला कि हाँ, वो सुबह आया था 8 बजे दफ्तर और शाम को 8 बजे ही घर पहुंचा, तो वो भी वहाँ मौजूद था। जो अपार्टमेंट के गार्ड थे उन्होंने बताया था कि सुबह उसने केदार को जाते हुए देखा, रात को 8 बजे आते हुए देखा। तो सारी चीज़ें ये थी कि मामला पता नहीं क्या है। अब पुलिस के पास एक ही था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। अब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तब तक ये मौत एक पहेली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बताया कि विदुषी की मौत धारदार चीज़ें जो तेज़ धार की होती, वो गले में गहरा कट होने से, उसके चेहरे और बाकी जिस्म में धंसने से और खून एक्सेस ब्लीडिंग यानी ज़्यादा बहने से उसकी मौत हुई है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बड़ा अजीब सा था कि धारदार डीप कट और खून ज़्यादा बहने से इस मौत हुई है। अब पुलिस ने इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फिर भी मर्डर का केस दर्ज कर लिया। अब मर्डर का केस दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है।
जब तफ्तीश शुरू करती है तो दो चीज़ें सबसे ज़रूरी सामने आई। पहली ये कि जो भी एविडेंस थे वो ये बता रहे थे कि सुबह केदार जब ऑफिस के लिए गया तब विदुषी घर में थी, और केदार के जाने के बाद उस घर में कोई आया नहीं, और घर अंदर से लॉक, क्योंकि ये खुद केदार ने स्टेटमेंट दिया कि जब वो आया तो घर लॉक अंदर से था। तो अब घर के अंदर एक, वो भी विदुषी, और विदुषी मरी हुई, तो फिर कातिल कौन? अब पुलिस का पहला शक इन्हीं सब चीज़ों से केदार की तरफ जाता है। अब वो केदार नंबर 1 सस्पेक्ट, उससे पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन केदार अपनी पूरी कहानी बताता है। फिर पुलिस अब जब सस्पेक्ट है तो फिर रीज़न या मोटिव भी तो पता करेगी। तो फिर मियाँ बीवी के रिश्तों पे बात शुरू होती है। उन बातों में कुछ नई कहानी सामने आती है। पता चला कि शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वक्त बीता, जब चेन्नई से मुंबई आने का फैसला हुआ तो पति पत्नी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, क्योंकि केदार भी ठीक ठाक चेन्नई में अपना किसी एमएनसी में काम कर रहा था बताओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो वहाँ कुछ और ट्राई करना चाहती थी, फिर मुंबई भी जाना चाहती थी। अब मुंबई में वो आए तो पति वहाँ रहे, ये फिट नहीं है, तो दोनों को एक साथ आना है। और इसी दौरान में अब जब फिल्मी दुनिया होती है वो बड़ी अजीब होती है। यहाँ आपको कामयाबी मिलती है तो ठीक, कामयाबी जब मिलती है तो आप उस पोजीशन पे हो तो उसको बनाए रखना मुश्किल, नहीं मिलती है तो फिर एक ललक, वरना फिर बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। तो विदुषी उन्हीं चीज़ों से गुजर रही थी। उसे लगा कि कमल हसन जैसे एक्टर के साथ काम किया लेकिन फिल्मी करियर ऊपर नहीं जा रहा है, तो नेगेटिव चीज़ें भी आने लगी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हुई। बीपी हो गया उसको, हाई ब्लड प्रेशर, देन वो डायबिटिक हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भी ये लोग मुंबई आए। मुंबई में अब उसका इलाज भी चल रहा है, और ये पता चला कि वो डायबिटिक थी। साइकेट्रिस्ट को भी उसको दिखाया गया, उससे भी इलाज चल रहा था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। तो ये सारी कहानी तो आई, लेकिन ऐसी कोई भी एक क्लू या ऐसा प्रूफ या सबूत सामने नहीं आ रहा था जो ये साबित कर सके कि केदार ही कातिल। क्योंकि केदार की मौजूदगी जहां थी उस दिन वो कहीं अलग थी। लेकिन एक शक और सवाल था कि बेशक केदार 8 बजे निकला, लेकिन क्या पता कत्ल करने के बाद घर से निकला। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रोशनी नहीं डाल पा रही थी कि वो एग्जैक्ट बताए कि ये 6 के बाद कत्ल हुआ है, 10 से पहले हुआ है। उसने कहा इन 6 घंटों के अंदर, तो वो सुबह से 6 के 12 के दरमियान उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो ब्लड थे वो जिस तरीके से जमे हुए थे, उस जमे हुए खून से भी पता चल जाता है कि ये खून कितने घंटा पुराना है। तो वो भी टाइमिंग जो थी वो भी क्लियर कुछ बता नहीं रही थी। अब इसके बाद सारे पेरेंट्स से बात हुई, फिर साइकेट्रिस्ट से बात हुई, उसके जो सारी बातें थी वो सारी बातें भी सच हुई। तो फिर सवाल ये है कि विदुषी की मौत कैसे हुई। अब पूरे अपार्टमेंट के लोगों से पुलिस ने फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। सभी ने अपने अपने बयान दिए। एक लेडी ने बयान दिया कि उसने 22 अक्टूबर की दोपहर एक अननोन शख्स को विदुषी के कमरे में या घर में, फ्लैट में जाते हुए देखा। अब जैसे ये चीज़ें सामने आई और पता चला कि भाई अब तुम क्यों बता रही हो, तो पता चला कि इस इंसिडेंट के बाद वो कहीं चली गई थी, मुंबई के बाहर आई, तो उसे पता चला। तब उसने बताया कि मुझे याद है 22 अक्टूबर को कोई आया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो महिला अपने इस स्टेटमेंट पर कायम रही, लेकिन इत्तेफाक से जो वो टाइम बता रही थी उस टाइमिंग के साथ सीसीटीवी कैमरा मैच नहीं कर रहा था, और उस टाइम में सीसीटीवी कैमरे में कोई भी एक अननोन शख्स विदुषी के फ्लैट तक जाता हुआ नजर नहीं आया। तो सिर्फ एक बयान है, लेकिन प्रूफ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक शक और छोड़ गई एक लेडी कि कोई है जो आया, बहुत मुमकिन है कि वही कातिल हो। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। अब कितने दिन तक वो केदार के ही पीछे पड़े रहते, आखिरकार लगा कि कुछ है नहीं, तो उन्होंने केदार को भी छोड़ दिया। इसके बाद फिर से पुलिस ने कहा कि चलो इसकी तफ्तीश और करते हैं। तो जो क्राइम सीन की सारी तस्वीरें, वीडियोग्राफी हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, मौत की वजह थी, उन सारी चीज़ों को फिर से जोड़ा गया तो एक नई कहानी आई, एक नई कहानी। पता चला कि जिस ड्राइंग रूम में विदुषी की लाश पड़ी थी, उस ड्राइंग रूम में एक
अलमारी थी और उस अलमारी का जो डोर था वो ग्लास का था, कई घरों में होता है। और तस्वीरें देखने के बाद ये भी पता चला कि उस अलमारी के ग्लास 22 अक्टूबर को टूटे हुए थे, शीशा पूरा, और वही वो शीशे थे जो फर्श पर बिखर पड़े हुए थे, और उन्हीं शीशों के बहुत सारे टुकड़े विदुषी के जिस्म में धंसे हुए थे। लेकिन उस अलमारी और उस जगह पर कहीं भी फॉरेंसिक टीम जब गई, पूरे हर एक जगह के उसने फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें उठाई, अलमारी का शीशा टूटा ज़रूर है लेकिन अलमारी अपनी जगह खड़ी है और अलमारी पर कोई भी ब्लड स्टेन नहीं है, मतलब खून के निशान नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि एक अलमारी है घर के अंदर जो यूं ही खड़ी है जैसे खड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसका शीशा टूटा हुआ है, शीशा बिखरा पड़ा है पूरे फर्श पर, और उन्हीं शीशों के टुकड़ों के बीच विदुषी मरी पड़ी है। और वही टुकड़े कई बड़े कई छोटे उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों में है, गले में भी कट है और एक डीप कट है, और उससे उसकी जान गई एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से। तो अब जब ये सारी चीज़ें देखी, उस महिला के बयान से कि अननोन शख्स आया, कोई सपोर्टिंग एविडेंस मिला नहीं, तो पुलिस को लगा कि ये मामला कुछ अजीब है। दोबारा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों से ओपिनियन ली गई कि ये क्या हो सकता है। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग थे और फॉरेंसिक टीम, वो एक बात पर डिफर हो गए पुलिस से। उनका कहना है कि देखिए इसमें दो थ्योरी हो सकती है। एक, इसको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, साइकेट्रिस्ट से भी इलाज चल रहा है, और केदार ने कहा था कि कई बार वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बेहोश भी हो जाती थी अचानक। तो एक ये है कि वो अचानक बेहोश हुई और बेहोशी से पहले वो लड़खड़ाई और अलमारी के उस शीशे से टकराई, शीशा टूटा, वो नीचे गिरी और उसके साथ वो शीशे के टुकड़े सारे नीचे गिरे। ये थ्योरी हो सकती है। और इस थ्योरी में ये भी है कि चूंकि वो टकराई तब तक वो ठीक है, उस टकराने की वजह से अभी तक ब्लीडिंग तो हुई नहीं, खून निकला नहीं, तो अलमारी पे खून के निशान नहीं आ सकते। लेकिन वो टकराई बहुत ज़ोर से, शीशा टूटा, उसके बाद वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और फिर वो कांच उसके ऊपर गिरता है, अलमारी नहीं गिरती है, सिर्फ कांच शीशे का टुकड़ा गिरता है। तो ये दलील तो सोची जा सकती है, लेकिन इसके आगे दूसरी थ्योरी गले नहीं उतर रही। वो क्या? वो ये कि अगर मान लीजिए कि वो इसी हाई बीपी या फिर डायबिटिक या फिर बेहोशी की वजह से अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो जाकर अलमारी से टकराती है और इतने ज़ोर से टकराती है कि वो मजबूत शीशा अलमारी का चकनाचूर हो जाता है और वो फिर पीछे की तरफ गिरती है और उसके ऊपर शीशा गिरता है और वो शीशा चुभने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ एक लोचा है, और वो ये है कि जो गले पे एक मार्क है शीशे का, वो थोड़ा डीप कट है। तो ये है कि अगर वो अलमारी में जब शीशा टूटता और वो फंस जाती किसी शीशे के टुकड़े में और उससे वो होता, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अलमारी के शीशे से टकराएं और आपका गला फंस जाए टूटे हुए शीशे से, तो डीप कट आएगा। लेकिन ऐसी सूरत में फिर अलमारी और अलमारी के इर्द गिर्द ब्लड स्टेन होने चाहिए थे, खून के निशान। लेकिन अगर वो टकराती है उसके हाथ या कुछ और वो फिर गिरती है, तो वो शीशे का टुकड़ा इतनी फोर्स के साथ नहीं आ सकता इतने करीब कि वो आकर इतना डीप कट लगा दे। तो फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पुलिस की राय से एकदम डिफर, वो आखिरी तक अड़े रहे कि आप मान ही नहीं सकते कि इतनी कम दूरी पे एक शीशा टूटता है और इस तरीके से आकर ये हो सकता है। और जिस तरीके के बाकी जख्मों के निशान थे, कुछ जगहों पे तो है छोटे मोटे, ठीक है, लगे तो लगे, लेकिन जिस तरीके की डीप इंजरी है वो लगता नहीं है कि हादसा हो सकता है। अब हादसा और कत्ल के बीच में पुलिस की जांच चलती रही। 2012 से 13, 14, 15, 16 आता गया, बीतता गया, लेकिन न कातिल मिला न कत्ल का मकसद मिला। अब पुलिस के रडार से विदुषी का पति केदार भी बाहर हो गया, लेकिन घर वाले हमेशा कहते रहे कि ये मर्डर है और आप तफ्तीश कीजिए। पुलिस घर वालों के कहने पर करती रही, लेकिन फिर आखिरकार कई सालों बाद पुलिस ने कहा कि अब इसे केस पे वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस ने जब कोई क्लू नहीं मिला, कोई साजिश की परतें नहीं दिखाई थी, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की राय डिफर निकली, तो फिर एक फैसला किया कि इस केस को क्लोज करते हैं। अब क्लोज कैसे करें?
तो उन्होंने ये दिखाया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। अब एक्सीडेंटल डेथ कैसे हुआ, तो पुलिस के लिए सबसे आसान था। वो ये जो क्लोजर अपनी रिपोर्ट दी है मुंबई पुलिस ने, उसमें ये लिखा है कि उस रोज़ विदुषी को उसकी बीमारी की वजह से बेहोशी का आलम हुआ और वो अलमारी से कुछ निकालने गई। उसी दौरान वो बेहोश होने लगी। बचने के लिए गिरने से उसने शीशे पे हाथ मारा, शीशा टूट गया, वो नीचे गिरी और शीशे के टुकड़े उसके जिस्म में चुभ गए और वो चूँकि बेहोशी के आलम में थी, इसलिए उन टुकड़ों से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। खून बहता रहा, उसे एहसास नहीं हुआ और एक्सेस ब्लीडिंग यानी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोशी के आलम में ही उसने दम तोड़ दिया। तो एक मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंटल डेथ है, ये कहकर पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दी। लेकिन विदुषी के घर वाले आज भी पुलिस की इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। 12 साल बीत गए, अभी अक्टूबर के महीने में ही लास्ट ईयर। लेकिन विदुषी की मौत का असली सच क्या है, क्योंकि इसमें सवाल इतने हैं जो इस क्लोजर रिपोर्ट पर उंगली उठाते हैं। और जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर तक ये बता रहे हैं कि ये घाव किस तरीके से आ सकता है और पुलिस के पास जवाब है नहीं, तो फिर केस का अंजाम यही होना था और यही हुआ। और पुलिस ने इसको फिलहाल क्लोजर रिपोर्ट में एक्सीडेंटल डेथ बनाकर बंद कर दिया। हालांकि जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज, उनका कहना है कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में जब भी इस केस से रिलेटेड कोई भी सुराग मिलता है तो वो इस क्लोजर रिपोर्ट को रीओपन कर देंगे। लेकिन अभी तक 12 सालों में इस केस को रीओपन करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। फैसला लेना तो दूर, सोचा भी नहीं गया, क्योंकि कुछ नया सबूत, प्रूफ मिला नहीं। केदार अब भी अपनी नौकरी कर रहा है। विदुषी के माँ बाप सब्र कर चुके हैं, लेकिन एक ख्वाहिश अब भी है उनके दिल में कि काश वो अपनी बेटी की मौत का पूरा सच जान पाते। अगर एक्सीडेंट था तो भी यकीनी तौर पर कि ये एक्सीडेंट ही है, और अगर ये साजिश है तो साजिश के पीछे कौन है, कम से कम ये भी उनको जानने का हक है। लेकिन अफसोस, इन्हीं सवालों के साथ पिछले 12 सालों से विदुषी के माँ बाप अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद, क्या पता, एक दिन ये सच सामने आए। पर फिलहाल 12 साल से तो ये केस अनसॉल्व ही है।